नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों को बताने आया हूं। यहां पर अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक डाउट को क्लैरिफाई करा है। यहां पर आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति के पास अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, अब वो प्रॉपर्टी मूवेबल हो सकती है या इमूवेबल हो सकती है। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को किसी अन्य व्यक्ति को गिफ्ट करना चाहता है, तो वहां पर क्या होता है, क्या वहां पे गिफ्ट डीड बनती है या नहीं बनती है, और गिफ्ट डीड अगर बनाई जाती है तो उनमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, इस बात के बारे में मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और ऑफिशियली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या अपने डाउट को क्लैरिफाई करा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहां पर क्या होता है कि अगर ए नाम का व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति अपनी ये प्रॉपर्टी जो है किसी बी नाम के व्यक्ति को क्या करना चाहता है, गिफ्ट करना चाहता है, तो क्या चीजें जरूरी है? सबसे पहली बात, दो पार्टीज का होना जरूरी होता है, यानी कि मैं यहां पे लिखता रहता हूं पार्टीज का होना जरूरी होता है गिफ्ट करने के लिए। दूसरी बात, यहां पे सब्जेक्ट मैटर का होना जरूरी होता है, किस चीज के लिए? गिफ्ट करने के लिए। अभी सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या है भैया? ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी कि ए नाम के व्यक्ति के हाथों में प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए भैया 10 साल के बाद जो मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी ना बी नाम के व्यक्ति, वो मैं तुझे आज गिफ्ट कर रहा हूं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि 10 सालों के बाद भैया ए नाम के व्यक्ति को वो प्रॉपर्टी मिलेगी और बी नाम के व्यक्ति को वो गिफ्ट करी जा रही है? कब? आज। जो प्रॉपर्टी आपके हाथों में नहीं है, एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी का गिफ्ट आप नहीं कर सकते हो। ये बात आपको याद रखनी है सब्जेक्ट मैटर के पॉइंट ऑफ व्यू में। अब पार्टीज का होना जरूरी है, सब्जेक्ट मैटर का होना जरूरी है। अब यहां पे याद रखिएगा, यहां पे बात किसकी करी जा रही है? गिफ्ट की। तो भैया गिफ्ट के अंदर तो कोई पैसों का लेन देन तो जायज बात है नहीं, तो यहां पे बात क्या लिखी हुई है? नो कंसिडरेशन भी नहीं होना चाहिए, कायदे वाली बात है, ठीक है। और दूसरी बात, अब ए नाम के व्यक्ति के अगर किसी के सर पे बंदूक रखी जा रही है, अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे गिफ्ट कर दो, तो ये तो गलत होगा। ऐसे केस में हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ए नाम का व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी अगर बी नाम के व्यक्ति को गिफ्ट करना चाहता है तो पूरा इच्छा अनुसार के द्वारा किया जाना चाहिए। मैं ये बोल सकता हूं वॉलेंट्री गिफ्ट करी जानी चाहिए, जिसको बोलते हैं फ्री कंसेंट। कोई डराया धमकाया मारपीट के द्वारा नहीं करी जानी चाहिए, वॉलेंट्री होनी चाहिए, बात खत्म। अब तीसरी बात यहां पे क्या आती है? अब जिसको तुम गिफ्ट दे रहे हो, यानी कि ए नाम का व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी बी नाम के व्यक्ति को गिफ्ट कर रहा है, तो ऐसे केस में बी नाम के व्यक्ति से भी तो पूछोगे कि तुम एक्सेप्ट करते हो गिफ्ट या नहीं, या फिर ए नाम के व्यक्ति की मनमर्जी अपने आप ही चल रही है, बस वो गिफ्ट बांटे जा रहे हैं सभी लोगों को। सामने वाले व्यक्ति से हम पूछ ही नहीं रहे हैं कि तुम मेरी प्रॉपर्टी को गिफ्ट के तौर पर एक्सेप्ट करते हो, तो ये भी तो हमें एक्सेप्टेंस भी तो जरूरी है। तो यहां पर पांचवी बात क्या आ जाती है? एक्सेप्टेंस। अभी जो एक्सेप्टेंस वाला कंसेप्ट है ना, ये हमारा सेक्शन में 125 ऑफ टीपीए के अंदर आता है, ठीक है, 125 ऑफ टीपीए के अंदर आता है। तो ये 5 बातें अगर हैं तो आपका एक तरह से गिफ्ट की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो ये 5 बातें आपको कंसीडर करनी पड़ती हैं। हमारा कानून भी यही कहता है। अगर मैं गिफ्ट की बात करूं तो गिफ्ट का हमारा जो कंसेप्ट होता है, ठीक है, एक बार चैट बॉक्स के अंदर आप लोग मुझे बताइएगा, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के अंदर हमारा जो गिफ्ट का कंसेप्ट है वो कौन से सेक्शन से लेकर कौन से सेक्शन तक हमारा गवर्न होता है। तो देखते हैं कितने लोग इस बात के जवाब जानते होंगे और कानून की जानकारी अच्छे से रखते होंगे, याद रखना। चलिए, तो ये मुद्दे की बात थी। अब क्या हुआ कि अगर ए नाम का व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी बी नाम के व्यक्ति को गिफ्ट करने के लिए अपना मन बनाया होगा, तो ए नाम के व्यक्ति ये 5 बातें हमारे को कंसीडर करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद एक क्या तैयार होती है? एक गिफ्ट डीड बनती है। एक गिफ्ट डीड बनती है जिसमें ए नाम का व्यक्ति लिखता है कि मैं अपनी ये फला फला प्रॉपर्टी जो है बी नाम के व्यक्ति के फेवर में गिफ्ट कर रहा हूं, बात खत्म। यहां पे ए नाम का व्यक्ति अपना सिग्नेचर करता है। फिर अब इस गिफ्ट डीड को क्या कराया जाता है? हमें जो है एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। एग्जीक्यूट कैसे होगा? ए नाम का व्यक्ति अपने सिग्नेचर करेगा, फिर यहां पे इस पर्टिकुलर गिफ्ट डीड को अटेस्ट भी कराना पड़ेगा, और अटेस्ट मिनिमम 2 विटनेसेस के द्वारा अटेस्टेशन होगा, ठीक है। यहां पे 2 विटनेस अपने सिग्नेचर करेंगे, और 2 विटनेस की गवाही भी अगर जरूरत पड़ती है तो वो भी करी जाएगी कि हां ए नाम के व्यक्ति ने हमारी आंखों के आगे ही अपना सिग्नेचर करा था और इस गिफ्ट डीड को एग्जीक्यूट करा था। अब ये जब अपनी गिफ्ट डीड अपनी बनके तैयार हो जाती है, अब इस गिफ्ट डीड को क्या कराया जाएगा? रजिस्टर्ड कराया जाएगा, ठीक है, रजिस्टर करवाया जाता है। तो ये बेसिक बातें मैंने आपको अभी बता दी है कि कैसे गिफ्ट डीड तैयार होती है, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, वगैरह वगैरह। अब यहां पे एक मुद्दे की बात क्या आती है कि अगर ए नाम के व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी बी नाम के व्यक्ति के फेवर में क्या करी है? गिफ्ट अगर करी है, तो क्या होगा? बढ़िया है। अब इसमें क्या होता है ना कि अब मैंने आज अपनी प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट कर दी, तो अगर कल को क्या मैं अपनी बात से मुकर सकता हूं कि भाई नहीं, जो मैंने तुझे गिफ्ट करी थी ना प्रॉपर्टी, वो मुझे वापसी दे दे? क्या ऐसा किया जा सकता है? क्वेश्चन यहां पे ये अराइज होता है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा भी यहां पे सेम क्वेश्चन अराइज हुआ था कि एक बारी जो प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी गई है, क्या इसे बाद में आगे चल के रिवोक किया जा सकता है? क्या ये हमारा कानून के अंदर कोई बात लिखी हुई है क्या? ये क्वेश्चन अपना अराइज हुआ था। अगर मैं सीधे तौर पे बोलूं ना, गिफ्ट का रिवोकेशन केवल 2 तरह से हो सकता है।
कि मैंने आपको अपनी प्रॉपर्टी आज गिफ्ट कर दी है, कल को मैं ये बोल सकता हूं कि भैया जो मैंने आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट करी थी ना वो मुझे वापसी कर दो। कैसे? पहली बात दो बातों से, या तो म्यूचुअल एग्रीमेंट के जरिए, किनके बीच में? डोनर और डोनी के बीच में। अब जो व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट करता है उसे बोलते हैं डोनर, यानी ए नाम का व्यक्ति क्या माना जाएगा? डोनर। और जिसके फेवर में प्रॉपर्टी गिफ्ट करी जाती है उसको क्या बोलते हैं? डोनी। तो अगर डोनर अपनी प्रॉपर्टी डोनी को गिफ्ट करता है और आगे चल के अगर ए नाम का व्यक्ति ये बोलता है भाई यार प्लीज मैंने जो प्रॉपर्टी तुझे गिफ्ट करी थी ना वो मुझे वापसी कर दे, तो इस केस में क्या बोला जा सकता है कि ए और बी अगर दोनों एग्री हैं, दोनों की कंसेंट है, दोनों के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट है, तो ऐसे गिफ्ट को हम क्या कर सकते हैं? रिवोक कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरी कंडीशन अपनी क्या होती है कि अगर कोई कंटीजेंसी आ जाए, अगर कोई भी कंटीजेंसी आ जाए, कंटीजेंसी मतलब अगर कोई घटना हो जाए, स्पेसिफाइड इवेंट हो जाए, उस केस में बी नाम के व्यक्ति और ए नाम के व्यक्ति के बीच में जो गिफ्ट डीड बनी है इसको भी रिवोक किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे सिंपल सी बात है, ए नाम का व्यक्ति बी को बोलता है भाई देख, अब अगर मैं केस के फैक्ट्स बताऊं, केस के फैक्ट्स ही बता देता हूं कि ए नाम के व्यक्ति ने ना 1983 के अप्रॉक्स अपनी एक प्रॉपर्टी बी नाम के व्यक्ति को गिफ्ट कर दी थी। ठीक है, जाओ सिमरन अपनी जिंदगी जियो। ठीक है जी, चलो, तो ये अपनी प्रॉपर्टी बी नाम के व्यक्ति को गिफ्ट कर दी थी, साथ में कंडीशन लगाई थी कि देखो ये जो प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे को गिफ्ट कर रहा हूं ना ये केवल मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए कर रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए कर रहा हूं। अब इसमें तुम बस फैक्ट्री चलाओगे अपनी, कुछ चीज की फैक्ट्री, कोई तुम्हें खादी का प्रोडक्ट बनाना है, खादी की लुंगी बनानी है, ये केस के फैक्ट्स है, मैं आपको मजाक में नहीं बोल रहा। ठीक है, खादी की लुंगी बनानी है, खादी के कपड़े बनाने हैं, तो उसकी फैक्ट्री लगाकर और मेरे जो तुम्हारे को प्रॉपर्टी गिफ्ट करी है ना उसको इस्तेमाल में ले सकते हो। बट याद रखना कल को आगे चल के तुम ये सोचो फैक्ट्री तुम्हारी चल नहीं रही है, फैक्ट्री बंद कर देते हो, तो इस प्रॉपर्टी को तोड़ दूं मैं और तोड़ने के बाद फ्लैट बना लूं या अपने पर्सनल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर दूं वगैरह वगैरह, ये नहीं कर सकते तुम। ये मेरी कंडीशन है, तो मेरी कंडीशन का पालन करने के लिए जो मैंने लगाई है एक्सेप्ट करते हो। तो अगर डोनी बी नाम का व्यक्ति एक्सेप्ट कर लेता है एज पर सेक्शन 125 ऑफ टीपीए, तो ये क्या माना जाएगा? वैलिड गिफ्ट माना जाएगा। अब मान लेते हैं यहां पर एक कंडीशन लगा दी है, ठीक है, ये कंडीशन लगा दी है, तो अगर बी नाम का व्यक्ति इन कंडीशन का पालन नहीं करता है तो क्या गिफ्ट रिवोक किया जा सकता है? किया जा सकता है। ठीक है, किया जा सकता है कि ये अपना कंडीशन का बी नाम का व्यक्ति डोनी जो है वायलेशन कर रहा है, या फिर अपने आप में म्यूचुअल एग्रीमेंट अगर होता है तब भी अपना गिफ्ट डीड को रिवोक किया जा सकता है। बट करंट केस में जो मैं आपको बता रहा हूं, ये केस के अंदर यहां पे बी नाम के व्यक्ति के द्वारा कोई वायलेशन नहीं करा गया। दूसरी बात, यहां पे इनकी गिफ्ट डीड में कोई भी तरह की कंडीशन भी मेंशन नहीं करके रखी हुई थी कि आगे चल के अगर ए नाम के व्यक्ति का जब मन करेगा वो अगर गिफ्ट को रिवोक करना चाहेगा तो वो कर सकेगा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। तो अगर क्वेश्चन यहां पे अराइज होता है कि अगर मान लेते हैं गिफ्ट डीड के अंदर ऐसी डोनर के द्वारा कोई कंडीशन मेंशन नहीं करी हुई है जहां पर जब मन चाहेगा मैं अपने गिफ्ट डीड को जो बनाई गई है उसको रिवोक कर सकता हूं, अगर ये बात गिफ्ट डीड में नहीं लिखी हुई है तो इन द एब्सेंस ऑफ करंट दिस पर्टिकुलर लाइन कैन गिफ्ट बी रिवोकेबल और नॉट, ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा सामने आया था। तो इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या बोला कि भैया सेक्शन 126 टीपीए के अंदर क्लियर तौर पे दो बातें बता रखी हैं, म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट, या फिर अगर कोई कंटीजेंसी अराइज होती है, ठीक है, तभी आपका गिफ्ट रिवोकेबल होगा, इसके अलावा गिफ्ट रिवोकेबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो जो गिफ्ट डीड एक बार बना दी गई है उसको आप रिवोक नहीं कर सकते, बिल्कुल ऑर्डिनरली सिंपल मैनर में। आज गिफ्ट दे दी, कल कह रहे हो भैया मेरी गिफ्ट वापसी करो, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपके घर का राज नहीं है, कानून है हमारे इसके रिगार्डिंग, तो कानून के हिसाब से ही चला जाएगा। ऐसे तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी करते रहो। कानून को क्यों बनाया गया है? एक सिस्टमैटिक तरीके से देश के नागरिक अपनी चीजों को या कानून की व्यवस्था को सुधार कर रखेंगे। ठीक है, तो मोर प्रैक्टिकली अगर हम बात करें, व्हेन नो राइट ऑफ रिवोकेशन इज रिजर्व्ड इन द डीड, इसका मतलब यह है कि अगर आपके डीड के अंदर ये कोई कंडीशन या कोई क्लॉज मेंशन नहीं है कि भैया देख मैं जो है 6 महीने का इंतजार करूंगा, 6 महीने के अंदर अंदर अगर मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ, ठीक है, तो गिफ्ट डीड वैलिड रहेगी जीवन काल के लिए। तो 6 महीने के अंदर अगर मेरा दिमाग खराब हो गया, अगर मुझे लगा कि 6 महीने के अंदर मेरे को प्रॉपर्टी की जरूरत है, तो मैं तेरे से जो तेरे को प्रॉपर्टी गिफ्ट करी है ना वो आपसे ले लूंगा। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी बात लिखी हुई नहीं है तो यहां पर डीड को, गिफ्ट डीड को रिवोक नहीं किया जा सकता है। एज पर सेक्शन 126 ऑफ टीपीए के अंदर जो दो प्रोविजन है केवल वही एप्लीकेबल होंगे, याद रखना मेरी बात। तो ए ने और बी ने जो अपनी गिफ्ट डीड बनाई थी उसमें ऐसी कोई बात लिखी ही नहीं थी, दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट हो ही नहीं रहा था, और कोई भी बी के द्वारा कोई वायलेशन कंडीशंस का करा हुआ ही नहीं था, और कोई कंटीजेंसीज पिक्चर में आई ही नहीं थी। तो इसीलिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि भैया जो गिफ्ट डीड बनाई गई है वो वैलिड है, ठीक है, वो वैलिड है, इसको हम
रिवोकेबल नहीं मानेंगे। अब इसको और एलेबोरेट करने के लिए आप जो है रेफर करो पैरा नंबर 15। पैरा नंबर 15 के अंदर एक सारी कहानी बहुत सिंपल शब्दों में लिखा दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 कंडीशंस अपनी मेंशन करी है कि कब कब एक गिफ्ट डीड को आप जो है रिवोक कर सकते हो। हालांकि हमारा कानून सेक्शन 126 ऑफ टीपीए दो बातों के बारे में कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातों के बारे में जिक्र करा है, याद रखना। हम उसको पढ़ लेते हैं। तो पैरा नंबर 15 की तरफ हम चलते हैं, ठीक है। 12 आ गया, चलो ये रहा पैरा नंबर 15। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने 3 कंटीजेंसीज के बारे में बात करी है। जैसे अभी हमने टीपीए के अंदर 2 बातें पढ़ी थी, या तो म्यूचुअल एग्रीमेंट या कोई कंटीजेंसी अराइज होती है। तो 3 कंटीजेंसीज के बारे में बात करी है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, याद रखना। मेंस के अंदर जुडिशरी में ये सवाल आ सकता है, बहुत ध्यान से इस बात को समझना। अभी मैं जजमेंट का नाम भी बता दूंगा, ठीक है। तो पहली कंटीजेंसी क्या है कि अगर मान लेते हैं जो डोनर है और जो डोनी है वो अगर एग्री कर लेते हैं, तो अभी तो हमने म्यूचुअल एग्रीमेंट के बारे में बात ही करी है, पहली वाली तो बात हमने अभी करी है। तो क्या करंट सिचुएशन में, करंट केस में क्या दोनों पार्टीज एग्री हैं? नहीं, तो पहली वाली कंडीशन तो फॉलो नहीं करती है। दूसरी बात हम अगर करें, दूसरी बात यहां पे करें, तो दूसरी बात में क्या बोला है? अगर गिफ्ट डीड वुड बी वॉइड होली और इन पार्ट इफ द पार्टीज एग्री दैट इट शैल बी रिवोकेबल होली और इन पार्ट एट द मेयर। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था, मैंने कहा था कि अगर गिफ्ट डीड में लिख दिया गया कि डोनर चाहता है कि 6 महीने का इंतजार कर लियो भाई, 6 महीने के अंदर अगर मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ तो तेरी गिफ्ट, पूरी प्रॉपर्टी तेरी हो जाएगी। अगर 6 महीने के अंदर अंदर मैंने बोल दिया भैया मेरी प्रॉपर्टी वापसी करो, तो ऐसे केस में जो गिफ्ट डीड होती है वो रिवोकेबल होती है, ठीक है। समझ में आई बात? तो यहां पे मेयर विल ऑफ द डोनर, अगर ऐसा कोई गिफ्ट के अंदर गिफ्ट डीड में क्लॉज लिखा हुआ था, करंट केस में नहीं लिखा हुआ था, तो सेकंड वाला पॉइंट भी हमारा अवेलेबल नहीं होता है फॉर द रिवोकेशन ऑफ द गिफ्ट डीड। तीसरी बात क्या बोली गई है? तीसरी बात ये बोली है कि अगर नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अगर रिसाइंडेबल हो। रिसाइंडेबल कब होता है? कि अगर मान लेते हैं कि मैंने आपको ऐसी प्रॉपर्टी गिफ्ट करी है जो आज के टाइम में कानून के द्वारा लीगल है, लेकिन अगर मान लेते हैं मैंने एक ऐसी चीज आपको गिफ्ट करी है जो कल को सरकार ने कानून बना दिया कि ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आप इसका गिफ्ट नहीं कर सकते हो, अगर गिफ्ट करते हो तो ये इलीगल है, तो ऐसे केस में वो कॉन्ट्रैक्ट अपना में रिसाइंड माना जाएगा, खत्म माना जाएगा, या फिर अपने आप में आपके और मेरे द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो वॉइडेबल नेचर का होता है, तो उस केस में भी वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में रिसाइंड माना जाएगा। तो तब अगर आपका नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हो सकता है, तो तब आपकी जो गिफ्ट डीड है उसको हम क्या बोलेंगे कि ये रिवोकेबल है। बट करंट केस में ऐसा था क्या? नहीं था, ऐसा भी नहीं था। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला सॉरी भाई साहब, जो डोनर है, डोनर भाई साहब सॉरी, आपकी जो गिफ्ट डीड है वो वैलिड है, और जिसके फेवर में, डोनी के फेवर में आपने जो गिफ्ट करी है वो भी वैलिड है, तो आप अपनी प्रॉपर्टी को भूल जाओ। समझ में आई मेरी बात या नहीं? तो ये पूरी की पूरी कहानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना कौन से केस के अंदर एक्सप्रेस तौर पे बताई थी? ये ऑफिशियल जजमेंट है 2024 का, ठीक है। इन द केस ऑफ एन ताजुद्दीन वर्सेस तमिलनाडु खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड। जैसे मैंने खादी के बारे में बताया था ना, जो खादी के लिए अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट करी गई थी, तो ये 2024 का ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट पास करा गया है। और प्रॉपर्टी जो ये गिफ्ट है ना, ठीक है, ये गिफ्ट अपना थी, ये 24 का जजमेंट है, कहीं आप सोचो, ठीक है, 24 का जजमेंट है, अपील का नंबर है। भले ही आप सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर ये अपील, ये नंबर डालना, सिविल अपील के अंदर जाके यही जजमेंट निकल के आएगा, ठीक है जी। तो अगर वीडियो के अंदर जो मैंने आपको जानकारी दी है अगर पसंद आई है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अपने करीबी दोस्तों को शेयर जरूर करना, एक नॉलेज के पर्पस के लिए। जरूरी नहीं है कि आपका गिफ्ट का मैटर हो, एक नॉलेज के पर्पस के लिए आपको यह चीज पता होनी चाहिए कि हमारे कानून के अंदर क्या क्या प्रावधान है और क्या क्या चीजें हमें हमारे कानून के अंदर बताई हुई हैं, ठीक है जी। और अगर आप लोग लॉ स्टूडेंट हो, लॉ ग्रेजुएट हो, या अपना जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, या एआईबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से, तो जिसके अंदर आपको बतेरे बैचेस जुडिशरी के अवेलेबल होंगे, और एआईबी 19 का कंप्लीट बैच आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपके ऊपर है कि आपको मेरे द्वारा जो चीजें समझाई जाती हैं वो इजी रूप से समझ में आती हैं, और आप लोग बैचेस में ज्वाइन करना चाहते हो या नहीं। एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल है स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।